गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले जिस समय रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उसके पहले तक हम लोग ये मानते थे, जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के अनुसार हम लोग मानते थे जो एटम ये इनडिविजिबल है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल पार्टिकल या अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन आप लोग ये भी सुने हैं 1895 में रोएंटजन ने डिस्कवर्ड किया एक्सरे। लेकिन चूंकि रोएंटजन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसीलिए जिसका नाम एक्सरे दिए उसका ओरिजिन एटॉमिक ओरिजिन हो सकता है, ये उनके धारणा का बाहर था। जस्ट उसके एक साल बाद जिस समय एक्सरे का डिस्कवरी हुआ रोएंटजन के द्वारा, तो साइंटिफिक कम्युनिटी खास करके जो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर नहीं, जो कि एटॉमिक फिजिक्स में जो काम कर रहे थे, सारे लोग अट्रैक्टेड हुए रोएंटजन का डिस्कवरी ऑफ एक्सरे में। लेकिन जस्ट उसके एक साल बाद हेनरी ब्रैकवेल ने कुछ चीज़ ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने देखा जो यूरेनियम का जो सॉल्ट है, यूरेनियम का सॉल्ट से कुछ रेडिएशन निकल रहा जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहा। और ये जो रेडिएशन निकल रहा ये ना फ्लोरोसेंस है ना फॉस्फोरेसेंस है। हम लोग जानते हैं कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसको एनर्जी अगर हम देंगे तो तुरंत वो उसको इमिट कर देता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल होता है जिसको एनर्जी अगर हम अभी देंगे तो अभी वो इमिट नहीं करेगा, कुछ देरी बाद वो इमिट करेगा। तो हम लोग देख रहे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये दो चीज़ पहले फिजिसिस्ट लोग जानते थे, लेकिन हेनरी ब्रैकवेल जो ऑब्जर्व किए ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस का कैटेगरी में नहीं आ रहा था। बहुत दिन बाद भी यूरेनियम का जो सॉल्ट है उसको कोई एनर्जी सोर्स के साथ धूप में या कहीं पर रखे नहीं थे, फिर भी बहुत दिन के बाद भी, बहुत महीने के बाद भी इनसे कुछ स्पॉन्टेनियस रेज कुछ निकल रहा था जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहा था। इसी फेनोमेनन को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, हालांकि नाम उनका दिया हुआ नहीं है, ये बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। जो मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी है, पेरी क्यूरी, उन लोगों का दिया हुआ नाम है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्या है? दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हेवी न्यूक्लियस। कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर 140 से ज़्यादा होता, वो अनस्टेबल होते, और इसी अनस्टेबिलिटी के चलते उनसे स्पॉन्टेनियस अपने आप, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल सोर्स, अपने आप उससे कुछ रेडिएशन निकलते रहते हैं। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसको 1896 में हेनरी ब्रैकवेल ने इसको डिस्कवर्ड किए थे। खास करके वो देखे थे यूरेनियम सॉल्ट में, लेकिन बहुत सारा एलिमेंट हम लोगों को, लगभग अभी तो 40 एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट है और आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं। तो यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, आयोनियम, रेडम, थोरियम, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा एलिमेंट है जो कि इस तरह का जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है। कॉज क्या है रेडियो एक्टिविटी का, कारण क्या है, उस समय तक तो हम लोग जानते नहीं थे। लेकिन खास करके मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी के एक्सपेरिमेंट से और जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिए, और फिर तो हम लोग देखें जो जे थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी होता है, उसके बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियस को डिस्कवर करते, फिर प्रोटॉन आता है, गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर होता है, चैडविक आते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो रेडियो एक्टिविटी ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, न्यूक्लियस से ये एमिट होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का कॉज क्या है ना, इनस्टेबिलिटी ऑफ हेवी न्यूक्लियस। हेवी न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास लगभग 140 से ज़्यादा है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर में हम लोग को पता चला बाद में, जो ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। चूँकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल है, मास होते, चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन का चार्ज भी होता, मास भी होता।
जैसे हम लोग जानते हैं जो पार्टिकल का मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, ये बहुत ही कमज़ोर फोर्स है। लेकिन अगर जैसे एक न्यूक्लियस में बहुत सारा प्रोटॉन है, बहुत सारा न्यूट्रॉन है, तो चूंकि प्रोटॉन का चार्ज है तो चार्ज रहने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और सेम चार्ज के लिए रिपल्सिव होता है, अपोजिट चार्ज के लिए अट्रैक्टिव होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर बहुत सारे प्रोटॉन है, इलोंग का चार्ज सेम है, तो इलोंग के बीच में, और चूंकि डिस्टेंस भी बहुत ही कम है, तो इलोंग के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, और इसी रिपल्सन के चलते प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागेगा, और जिसके चलते क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस स्टेबल है, वो टूटता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में और एक फोर्स काम करता है जो बाद में हम लोग को पता चला, उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो इंटर लेवल में आप लोग पढ़े हो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ये चार्ज के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, इसका एक ही चीज़ है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और न्यूक्लियस के दायरे में ही ये काम करेगा। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक्सचेंज इन नेचर है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम दूरी में न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा। लेकिन ये एट्रैक्टिव इन नेचर है, और ये फोर्स क्या, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन से लगभग, अगर बात करें प्रोटॉन के केस में, तो 100 गुना ये ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो जाता है, हेवी हो जाता है, तो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा का वैसे ही लगभग रहता है। तो हम लोग क्या देखेंगे ना, न्यूक्लियस अगर छोटा है, उस छोटे न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोटॉन के बीच में है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दो प्रोटॉन के बीच में। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन के बीच में काम करेगा, न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा। ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, चार्ज के ऊपर में निर्भर नहीं करेगा। ये न्यूक्लियन के बीच में काम करेगा। न्यूक्लियन मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं। लेकिन जब साइज बढ़ता है तब डिस्टेंस बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और ये जो रिपल्सन ये बेडली इफेक्ट करता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स को, और ये न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियन को बांध के रखता है। लेकिन जब साइज बड़ा होता है तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर होने के चलते न्यूक्लियन को बांधने वाला जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, उसकी कमज़ोर होने के चलते क्या होता है ना, रिपल्सिव फोर्स ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, और इसी रिपल्सन के चलते हमारा जो न्यूक्लियस है वो इनस्टेबल हो जाता है और वो टूटने लगता है। यही है रेडियो एक्टिविटी का कॉज। लेकिन रेडियो एक्टिविटी को अब तक हम लोग को जो पता चला, बाहर से हम लोग इसको कंट्रोल कर नहीं सकते, जैसे टेम्परेचर दे करके, प्रेशर दे करके हम लोग रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एकदम पूरी इंटरनल फेनोमेना है, इंटरनल कंट्राडिक्शन के चलते ही ये वाला घटित होता। तो अब जो हेनरी ब्रैकवेल ने जो देखे थे, खास करके यूरेनियम सॉल्ट से जो रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन जो निकल रहे वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहे, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, किस तरह का रेडिएशन निकलता है, कितने प्रकार के होते हैं, नेचर क्या होता है, इसको देखने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उनके जो एसोसिएट है उनके द्वारा किया गया था। एक लेड का वेसल के अंदर उन्होंने एक सोर्स रखा था, रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा था, जिससे कि जो रेज है जो निकल रहे थे, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सामने रख दिया था। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जाती है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने रखा था। तो क्या देखे थे उसमें, उन्होंने देखे थे इसमें से कुछ ऐसा रेज है जो कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, कुछ ऐसा रेज है जो पॉजिटिव प्लेट के साथ इफेक्ट हो रहा, और कुछ ऐसा भी रेज है जो अनडिफ्लेक्टेड पार हो जा रहा। तो 3 तरह का रेडिएशन देखने को मिल रहा। जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के साथ इफेक्ट हो रहा वो थोड़ा सा मैसिव होते हैं, वो है अल्फा रे। जो पॉजिटिव प्लेट के साथ अट्रैक्ट हो रहे थे उसका मास थोड़ा कम होता, वो है बीटा रे, और जो अनडिफ्लेक्टेड पार हो जा रहे थे वो है गामा रे। तो क्या है अल्फा रे, क्या है बीटा रे, क्या है गामा रे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हम लोग को पता चला
जो अल्फा रे कुछ नहीं, ये हीलियम का नाभिक है, हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस मीन्स हम लोग जानते हैं हीलियम में 2 प्रोटॉन रहता है, ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर हटा देंगे तो ये न्यूक्लियस जो बच रहा है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा रे। तो ये अगर हम लोग देखते हैं कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, इसको हम लोग पेरेंट्स न्यूक्लियस बोलते हैं। जेड का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है मास नंबर, ए का मतलब यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में जितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड का मतलब प्रोटॉन का संख्या और ए का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो पेरेंट न्यूक्लियस है, उससे अगर अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा, तो अब वो जो पेरेंट न्यूक्लियस था, अब जो वो न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। तो उसका जो एटॉमिक नंबर था जेड, जितना एटॉमिक नंबर था, चूंकि 2 एटॉमिक नंबर वाला अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो अब जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर होगा Z-2। जैसे अगर यूरेनियम 92 238 अगर था ये वाला, तो 2 निकल जाने से हम लोग बोलेंगे 90 बन गया, और इधर बन गया क्या, 4 निकल गया तो 234, मीन्स ये एलिमेंट होगा थोरियम हमारा। तो X अगर यूरेनियम था तो ये बन जाएगा थोरियम, ये बन जाएगा अल्फा पार्टिकल। मीन्स जब अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डिके, डिटेल्स में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अल्फा डिके में क्या होगा ना, अगर अल्फा पार्टिकल यूरेनियम से निकल जाएगा तो हम लोग को थोरियम मिलेगा, या तो कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, जिसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे, उससे जब अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो हम लोग को डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा, जिस डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 घटेगा और मास नंबर 4 घट जाएगा। अब बात करते हैं बीटा रे का। बीटा रे क्या है ना, दिस आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर पेरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A था, जब बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, मैंने चार्ज नंबर और एक बढ़ गया, तो प्रोटॉन का संख्या Z+1 हो जाएगा, और मास नंबर जैसा का वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल, जैसा का वैसे मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बीटा डीके में देखा गया और एक पार्टिकल निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो का नाम दिया गया। आज हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऊपर क्लास में या अगले कुछ हम लोग जब बीटा डीके हम लोग स्टडी करेंगे तब न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात आप लोगों को बता दो, जो बीटा पार्टिकल या एंटी न्यूट्रिनो जो इमिट कर रहा, लग सकता है ये तो न्यूक्लियस से ही निकल रहा है, तब तो न्यूक्लियस में ये लोग रहता होगा, न्यूक्लियस का अंदर में इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रॉन नहीं मिलते, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। इलोंग खाली डीके के दौरान इलोंग उस समय क्रिएट होते हैं, एट द टाइम ऑफ इमिशन, इमिशन के दौरान इलोंग क्रिएट होते हैं, लेकिन इलोंग न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं गामा रे। गामा रे क्या, दिस आर हाई एनर्जी फोटोन्स, हाई एनर्जी पैकेट ऑफ एनर्जी। जब अल्फा निकलता है या तो बीटा निकलता है तो न्यूक्लियस थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, स्टार का मतलब है न्यूक्लियस एक्साइटेड हो गया। गामा रे निकलने से, गामा रे जब निकल जाएगा तो न्यूक्लियस अपना एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन देखिए, जब गामा रे निकल रहा तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, मीन्स एलिमेंट जैसा का वैसे रह रहा, खाली वो एक्साइटेड अवस्था से ग्राउंड अवस्था में निकल जा रहा। तो ये जो गामा रे, दिस आर फास्ट मूविंग फोटोन, इन लोगों का ना कोई चार्ज होता ना कोई मास होता। तो आज हम लोग जस्ट रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव फेनोमेना में जो अल्फा बीटा गामा रे निकलते उसके बारे में हम स्टडी किए। तो आज के वीडियो में ओनली इतना ही।